ऐसा व्यक्ति जिसके दावों ने पूरे देश को हिला के रख दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ममता बनर्जी पर बीफ खाने का आरोप लगाया और बीफ खाने की वजह से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दी थी कि वे अगर पूरे देश से या फिर पश्चिम बंगाल से बीफ को बंद करेंगे तो वो उनकी सरकार गिरा देंगी। वह शख्स जो कहता था कि हेमा मालिनी लक्स साबुन से नहीं बल्कि बेसन में मलाई लगा के नहाती हैं और देश को नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती कि देश की सभी महिलाएं उनके जैसी खूबसूरत हो जाए। जुकाम हो या कैंसर, उनके पास सभी बीमारियों का इलाज होता था। जो दावा आज रामदेव बाबा करते हैं उनकी शुरुआत इसी व्यक्ति ने की थी। उस व्यक्ति का दावा था कि पिछले 20 सालों में वह कभी बीमार नहीं पड़ा है। अपने जुकाम को ठीक करने के लिए वो व्यक्ति अपने अंगूठे पर एक मेथी का दाना बांध लेता था, जिससे उसका दावा था कि उसका जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता था। उस व्यक्ति की समर्थकों की माने तो अगर ये शख्स आज जिंदा होता तो आज देश में स्वदेशी की पहचान कुछ अलग होती। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मात्र 43 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उस व्यक्ति की मौत हो गई। वही उसके समर्थक ये दावा करते हैं कि ये कोई प्राकृतिक मौत नहीं थी बल्कि हत्या थी। हम बात कर रहे हैं राजीव दीक्षित की, जो कभी बाबा रामदेव के साथ भारत स्वदेशी ट्रस्ट के सचिव रह चुके हैं। उनकी मौत के बाद भी उनके वीडियोस यूट्यूब पे ट्रेंड करते थे और लाखों लोग उन्हें देखना पसंद करते थे। आज उसी राजीव दीक्षित की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। राजीव दीक्षित, जिनका जन्म 30 नवंबर 1967 में यूपी के अलीगढ़ में हुआ था। ये बताया जाता है कि उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक और आईआईटी कानपुर से एमटेक किया था। हालांकि इस बात को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए थे, जिसमें 2015 में एक आरटीआई के जवाब में आईआईटी ने बताया था कि राजीव दीक्षित नाम का कोई भी छात्र उनके पास नहीं पढ़ा और ना ही यहाँ से पास आउट हुआ है। इसके अलावा राजीव दीक्षित अपने वीडियोस में ये भी दावा करते थे कि उन्होंने फ्रांस से पीएचडी की थी और CIR में एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च का काम भी करते थे। वही जर्मनी के मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी ने उनकी रिसर्च के लिए करोड़ों रुपए देने तक को तैयार थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी रिसर्च बाहर के देशों में जाए। लेकिन इन दावों को सही करार करने के लिए राजीव के पास कोई सबूत नहीं था और ना ही उनके पास कोई एंटी ग्रेविटी पर किए रिसर्च पेपर सामने आए थे। बता दें कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद राजीव का नाम काफी सुर्खियों में आया था क्योंकि उन्होंने यूनियन कैबिनेट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। हालांकि उनका दावा ये भी था कि ये घटना अमेरिका की सोची समझी साजिश थी और इसे भारतीयों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए किया गया था। यहीं से राजीव दीक्षित ने अमेरिकन कंपनी के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू कर दी थी। उन्होंने देश भर में घूमकर भाषण देना शुरू कर दिया था। वहीं भाषण में भारतीय शिक्षा व्यवस्था, टैक्स सिस्टम और मॉडर्न मेडिसिन के साथ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की वह आलोचना किया करते थे। वहीं राजीव देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 500 और 1000 के नोट को बंद भी करना चाहते थे। उनके हिसाब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था, जो भारत को आत्मघाती स्थिति में ला रहा था। वहीं राजीव का कहना यह भी था कि देश में विचारकों ने खेती पर पर्याप्त काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज किसान आत्महत्या कर रहा है। वहीं राजीव आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन से बेहतर बताते हुए आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार भी किया करते थे। उनका कहना था कि हमें देश में आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि दूसरे देश की मॉडर्न मेडिसिन को। राजीव की बातों पर हर कोई ध्यान देता था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जब उनके दावे इतने ऊट-पटांग हो गए जिनका कोई सर पैर होता ही नहीं था। जैसे कि उनका दावा था कि अमेरिका जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहता है, इसलिए वह पाकिस्तान को पैसे देता है ताकि वे आतंकवाद को कायम रख सके और कश्मीर मसले पर भारत की नाक में दम कर सके। उनके ऊटपटांग दावों में प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर भी एक दावा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडवियाना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एडवियाना के साथ उन दोनों के ही संबंध थे। उन्होंने बात को जोड़ते हुए कहा कि एडवियाना इतनी चालाक महिला थी कि उन्होंने दोनों लोगों को हैंडल कर रखा था और वहीं जिन्ना और नेहरू चरित्र के बहुत ढीले इंसान थे। साथ ही एडवियाना के पास नेहरू की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी जिनके दम पे उन्होंने भारत का बंटवारा करवाया था। एक जगह वे अमेरिका में 9/11 के हमले को अमेरिका द्वारा ही करा हुआ बताते हैं। इन दावों से उनकी प्रसिद्धि में तो खूब इजाफा हुआ और देश भर में उनका नाम भी हुआ। वही साल 2009 में राजीव ने बाबा रामदेव के साथ काम करना शुरू कर दिया। फिर वही राजीव और बाबा रामदेव ने मिलकर काले धन के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। वही एक योजना बनाई थी कि अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में एक अच्छे लोगों की पार्टी बना के वे लोकसभा चुनाव में दावेदारी भी पेश करेंगे। उस समय बाबा रामदेव आस्था और संस्कार चैनल के जरिए योग का प्रचार करते थे और राजीव भी इसी चैनल के माध्यम से भाषण दिया करते थे, जिसके चलते उनको काफी प्रसिद्धि मिली थी। बता दें कि आंदोलन के कुछ समय बाद ही 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित की मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक था, लेकिन वही उनके समर्थकों का कहना है कि ये कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, ये एक साजिश थी।
जिस दौरान उनकी मृत्यु हुई थी उस समय वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में चंडीगढ़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई जगहों पर भाषण दिए थे। दिल का दौरा पड़ने के तुरंत बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से उन्हें अपोलो में ट्रांसफर किया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया था। मृत घोषित करने के बाद उनके शव को हरिद्वार ले जाया गया, जहां उनके समर्थकों ने उन्हें देखा तो उनका दावा था कि उनका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और उनके खून का रंग भी अलग था, जिससे उन्हें ये नहीं लगता कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। वहीं जब उनके समर्थकों ने पोस्टमार्टम की मांग की तो राजीव के परिवार ने मना कर दिया और हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार हो गया। कई समर्थकों का दावा था कि रामदेव ने ही उनकी हत्या की थी, लेकिन रामदेव बाबा इन सभी दावों को झूठ करार करते रहे। लेकिन एक बात यह भी है कि राजीव के शव को रामदेव बाबा के हरिद्वार वाले पतंजलि शिविर में क्यों ले जाया गया था। बता दें कि साल 2017 में बाबा रामदेव के जीवन से जुड़ी किताब आई थी गॉड मैन टू टाइकून, जिसमें 2010 में हुए राजीव की हत्या से जुड़े कई सवालों को उठाया गया था। इस पर बाबा रामदेव इस किताब के खिलाफ कोर्ट में दलील लेके गए थे कि इस किताब की वजह से उनकी छवि को खराब किया जा रहा है, और कोर्ट ने बाबा रामदेव की दलील को एक्सेप्ट करते हुए इस बुक को बैन कर दिया था। इसके बाद ही सालों से राजीव के समर्थक उनकी मौत को किसी षड्यंत्र का हिस्सा मानते हैं। इसी के चलते साल 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इस केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला था और ये एक सवाल ही रह गया कि ये कोई प्राकृतिक मौत थी या फिर सोची समझी साजिश। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।